नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग खत्म, करीब 63% पड़े वोट। 89 सीटों के लिए करीब 800 प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद। अहमदाबाद में पीएम मोदी का 50 किलोमीटर लंबा रोड शो। बाजार में सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग। सेंसेक्स 185 अंक चढ़ा और निफ्टी 54 अंक बढ़ा। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी। एनर्जी, एफएमसीजी और ऑटो शेयर में गिरावट। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, लेकिन अक्टूबर के मुकाबले करीब 6,000 करोड़ की गिरावट। आज से औपचारिक रूप से भारत के G20 की अध्यक्षता की शुरुआत। एक साल में 50 से अधिक जगहों पर 200 बैठकों की अध्यक्षता करेगा भारत। नवंबर में 21% बढ़ी टाटा मोटर्स की बिक्री। आयशर ने भी बेचा 40% से ज्यादा गाड़ियां, लेकिन अनुमान में कमजोर रही बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स की सेल्स। ऑटो शेयर में आज मुनाफा वसूली। देश में रिटेल के लिए डिजिटल करेंसी हुई शुरू। आज 4 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुए लॉन्च। और बुलेटिन में सबसे पहले बात चुनावी दंगल की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में अपना अब तक का सबसे बड़ा रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसमें करीब 50 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और अहमदाबाद, गांधीनगर की 16 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। इस यात्रा के दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। यात्रा के दौरान जगह जगह रुककर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मणिनगर में उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस बार प्रधानमंत्री का काफिला रोकने पर एक एम्बुलेंस को जगह दी गई। काफिले को रोककर उन्होंने हिम्मतनगर में एक रैली को संबोधित किया और कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भारत को मजबूती मिलेगी। ये तस्वीरें हम आपको उसी रोड शो की दिखा रहे हैं। 50 किलोमीटर ये लंबा रोड शो है और ये अब तक का सबसे बड़ा रोड शो है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव को लेकर किस तरीके से खासी तैयारी के साथ थे। वोटिंग आज शाम 5 बजे खत्म हुई और उसके बाद ये रोड शो उनका शुरू हुआ। लंबा रोड शो है जो अभी भी फिलहाल चल रहा है। 16 विधानसभाएं जिस पर आने वाले दूसरे चरण में मतदान होना है, उसको फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवर करेंगे। आपको बता दें कि पुष्पांजलि यात्रा इसका नाम रखा गया है इस यात्रा का। इस रोड शो में अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीटें भी इसमें कवर की जाएंगी। 35 जगहों पर इसमें रोड शो होगा। बीच बीच में वो रुक भी रहे हैं, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, जो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमने ये भी देखा कि हर यात्रा की तरह, यानी कि हर रोड शो की तरह, इस रोड शो में भी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लोग पहले से वहां पर खड़े हैं प्रधानमंत्री के इंतजार के लिए, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। इन सब के बीच जहां गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है, दूसरे चरण की होनी है और आज पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई। देखना ये होगा कि किसका पलड़ा कितना भारी होता है। ये तो अब उसी दिन पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनों के बीच गुजरात में रोड शो करते हुए, जहां पर 50 किलोमीटर लंबा ये पुष्पांजलि यात्रा उनका लगातार यहां पर चलते हुए और जिस जिस जगहों से वो गुजर रहे हैं वहां पर लोगों का अभिवादन वो स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं गुजरात में पहले चरण की अगर वोटिंग की बात की जाए तो वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब तक जो आंकड़े हमें मिले हैं उसके हिसाब से 63% वोट इस बार पड़े हैं। आज 19 जिलों की 89 सीटों के लिए मतदान हुआ। वोटिंग कैसी रही, इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं। केतन, गुजरात में कैसा रहा मतदान और कैसे देखें हम उन आंकड़ों को जो वोटिंग परसेंटेज हैं?
देखिए, अनुमान के मुताबिक ही पहले चरण का वोटिंग रहा और जिस तरह से सुबह उनकी सुस्त शुरुआत हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद लोग अपने घर से निकलकर वोटिंग करने के लिए आ गए और जो अभी हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक 63% वोट है वो पड़े हैं। हालांकि फाइनल फिगर अभी कैलकुलेट करके दिया जाएगा क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं, फिर उनको पूरा का पूरा एक संजो के हमारे सामने पेश किया जाएगा। लेकिन बात करें वोटिंग की तो 2017 में है वो 68% वोट पड़े थे, लेकिन उसकी तुलना में अगर हम 63% भी माने तो कम है, यानी कि थोड़ा सा लोगों का उत्साह है वो कम हुआ है। अगर हम बात करें सौराष्ट्र रीजन की, जहां पर ये चुनाव हुआ था, 54 सीटों के ऊपर मतदान हुआ, तो वहां पिछले बार 2017 में है वो बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ी थी। 54 सीट में से बीजेपी सिर्फ 23 सीटें पा पाई थी और कांग्रेस है वो 30 सीट जीतने में कामयाब रही थी। यानी कि इस बार उलट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट बटोरने का बीजेपी ने प्लान रखा था और इसीलिए जब मतदान खत्म होता उससे पहले उन्होंने वहां ताबड़तोड़ रैलियां की थी। तो हम कह सकते हैं कि पहले चरण में सूरत और दक्षिण गुजरात में भी अच्छा वोटिंग रहा, यहाँ पर भी अच्छा रहा, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ा सा कम है, ऐसा हम कह सकते हैं। जी केतन, इस बीच एक छोटा सा सवाल आपसे ये भी, रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का वो भी इतना बड़ा और जिस तरीके से हम उसका रिस्पांस देख रहे हैं उसको देखते हुए क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, हमारे दर्शकों को हम बता दें कि सिर्फ 48 घंटे पहले इसका आयोजन किया गया था और मीडिया को कल रात को बताया गया था और इतना बड़ा, मतलब भारत में शायद प्रधानमंत्री लेवल पर इतना बड़ा रोड शो पहली बार हो रहा है और वो भी 51 किलोमीटर का, जिसमें अहमदाबाद की कुल 16 सीटें हैं, 16 में से 14 सीटें कवर करता है और जो गांधीनगर की 2 सीट है उनमें से 1 सीट कवर करता है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीर में दोनों ओर रोड की दोनों ओर लोग खचाखच वहां उनका अभिवादन ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं आपस में, और जो बिल्डिंग है रोड साइड वहां पर भी लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। यानी कि खुद प्रधानमंत्री कितने बिजी शेड्यूल में से भी आज चुनाव है, आगे भी दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, तो पूरी तैयारी के साथ वो आए हैं और वन मैन शो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है और दूसरी तरफ बाकी सारे नेता आज भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन। और गुजरात चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से क्या मिल रहे हैं संकेत, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और चुनावी दंगल के बाद बात अब मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन भी बाजार में रिकॉर्ड तेजी का दौर जारी रहा। लगातार 8वें दिन सेंसेक्स निफ्टी का रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 185 पॉइंट चढ़कर 63,284 पर और निफ्टी 54 पॉइंट चढ़कर 18,813 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताएं क्या कुछ रहे आज के मार्केट के हाईलाइट्स। देखिए, जो मार्केट का मोमेंटम का सिलसिला है वो तो आज ही बना रहा। एक बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत हुई, सेकंड हाफ तक आते हैं तो थोड़ा सा फिजल आउट जरूर हुआ मार्केट्स, लेकिन लास्ट आवर में एक अच्छी तेजी पीएसयू बैंकिंग बास्केट की तरफ से, जो कि मार्केट को जरूर मोमेंटम दिला रही थी। आज क्लियर कट मार्केट के लिए विनर थे आईटी स्पेस, पूरा सेक्टर जोरदार तेजी में, साथ साथ रियल्टी, मेटल, जो कि एक अच्छी पार्टिसिपेशन मार्केट में दे रहा था। मिड कैप स्मॉल कैप भी फ्रंटलाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में एक अच्छे मूव के साथ आज कामकाज कर रहे थे और ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स के अंदर आपको आज खरीदारी दिखाई पड़ेगी। लेकिन क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी था तो थोड़ा उतार चढ़ाव मार्केट में जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल जो अंडरटोन है मार्केट्स का वो अभी भी तेजी की साइड पे ही दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा हर बार की तरह आपसे सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे, कौन से सेक्टर्स में आज सुस्ती और कहां पर एक्शन दिखा सुमित? देखिए, सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आज अल्ट्राटेक लीड कर रहा था। अच्छी तेजी सीमेंट स्पेस में थी, जिसमें अल्ट्राटेक सबसे ऊपर करीब 3% ऊपर, हिंडाल्को 3% का उछाल, टाटा स्टील 3% ऊपर और ग्रासिम लगातार दूसरा दिन जबकि 2.5% के आसपास का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में यूपीएल 1.5% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 1.5% नीचे, सिप्ला और आइशर नंबर्स के बाद करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज लीड कर रहा था एलएनटी टेक, 9% की जोरदार तेजी, जेएसपीएल करीब 5.5% ऊपर, डालमिया भारत और प्रेस्टीज एस्टेट, रियल्टी और सीमेंट से दोनों तेजी में आज कामकाज करते हुए। मिड कैप में आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट में दबाव था, लिंडे इंडिया प्रेशर में, इमामी और भारत फोर्ज कुछ नाम
जो कि करीब 1.5 से लेकर 4% तक टूटे, लेकिन आज एफ&ओ में लीड कर रहा था L&T टेक, हनीवेल ऑटो, अतुल लिमिटेड और MRF, जहां पर करीब 3% तक का मूव भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा एफ&ओ में आज नेस्ले में प्रेशर था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में दबाव था, बजाज ऑटो और आयशर मोटर कुछ हद तक प्रेशर यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा IT में लीड कर रहा था आज L&T टेक, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम और TCS, करीब 2.5 से लेकर 9% तक का मूव इस स्पेस में देखने को मिला। और उसके अलावा मेटल, जो कि आज JSPL लीड कर रहा था, हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, करीब 2 से लेकर 5.5% तक का मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल आज की तेजी एक बढ़िया IT और मेटल, रियल्टी के नाम रही। अब देखना होगा कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया सुमित तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका। और अब बात ऑटो नंबर्स की। नवंबर में ऑटो की बिक्री मिली जुली रही है। टाटा मोटर्स ने 21% ज्यादा तो आयशर ने 40% ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। वहीं मारुति सुजुकी की अगर बात की जाए तो उसने भी 14% की बढ़ोतरी देखी, लेकिन बजाज ऑटो में अनुमान से कमजोर आंकड़े रहे। यतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतिन, बताइए कैसे रहे इस बार ऑटो के डेटाज? देखिए, जहां तक कि ऑटो बिक्री के आंकड़ों का सवाल है, इस जो नवंबर महीने के डेटा रिपोर्ट हुए हैं वो काफ़ी मिक्स्ड हैं। इनफैक्ट अगर हम शुरू करें मारुति सुजुकी के साथ, तो यहाँ भी अगर हम देखें तो कुल मिला के बिक्री आपके स्क्रीन पे 14% बढ़ के लगभग 1.6 लाख यूनिट के आसपास आई। ऑब्वियसली एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो करीब अनुमान के मुकाबले 7-8 हज़ार यूनिट्स कमी आए। जहाँ तक कि बजाज ऑटो का सवाल है, बिक्री में हमने लगभग 19% की कटौती देखी, लगभग 3,06,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री यहाँ आई। इसका मेन रीज़न था कि एक्सपोर्ट मार्केट्स काफ़ी वीक हो चले हैं बजाज ऑटो के लिए, और इसी वजह से ओवरऑल नंबर्स में थोड़ी बहुत कमजोरी दिख रही है। जहाँ तक कि एस्कॉर्ट्स की बिक्री का सवाल है, यहाँ आपको 12% की जो है अनुमान से बेटर बिक्री आती हुई दिखाई दी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको अच्छी सेल्स आती हुई दिखाई दी, क्योंकि अगर हम देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए XUV 700 जैसी नए मॉडल्स पे ज़ोरदार आपको बुकिंग्स और ऑफटेक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ भी आपको हाई डबल डिजिट्स में वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो कुल बिक्री लगभग 21% से बढ़ती हुई नजर आई नवंबर के महीने में। ओवरऑल अगर हम देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री अच्छी थी। हालांकि अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करें या 4 व्हीलर्स की बात करें, अनुमान से थोड़े नीचे यहाँ ओवरऑल नंबर्स आते हुए नजर पड़े। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और अब बात GST कलेक्शन की। लगातार 9वें महीने GST कलेक्शन 1,40,000 करोड़ से ऊपर रहा है। नवंबर में 1,45,000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज हुआ। डिटेल लेते हैं इस पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या है GST डाटा में इस बार खास? बिल्कुल, देखिए जो नवंबर में कलेक्शन आया है 1,45,867 करोड़ का कलेक्शन आया है। हालांकि ये देखें तो पिछले महीने जो कलेक्शन आया था अक्टूबर का 1,52,000 करोड़ पे, उससे करीब 6,000 करोड़ कम है। और उम्मीद की जा रही थी कि जो दिवाली का कलेक्शन होगा वो इसी महीने में होगा, उससे ज़्यादा फिगर आएगा, लेकिन थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर पिछले 9 महीने का डाटा उठा कर देखें तो लगातार 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हुआ है। सरकार के लिए काफ़ी अच्छी बात है, सरकार के फिजिकल डेफिसिट के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। और कुल मिलाकर देखें तो जो 1,68,000 करोड़ रुपए का जो रिकॉर्ड था अप्रैल महीने का, उसको सरकार लगातार आने वाले दिनों में टच करने की कोशिश करेगी। और सरकार की तरफ से यही है कि ये कलेक्शन इससे भी ज़्यादा कलेक्शन हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो GST के कलेक्शन को लेकर सरकार की जो उम्मीद थी वो उम्मीद के मुताबिक ही है। और जो देखें तो पिछले साल नवंबर के मुकाबले 11% कलेक्शन नवंबर का ज़्यादा है। और इसमें अगर बात करें तो जो इंपोर्ट पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हुआ, उससे जो सरकार को रेवेन्यू हुआ वो 20% से ज़्यादा है। तो ये कुल मिलाकर GST कलेक्शन का फिगर है। और अगर देखें तो कुछ राज्य जो छोटे राज्य हैं वहाँ से कलेक्शन लगातार बहुत ज़्यादा आ रहा है। और बड़े राज्यों में भी अगर देखें तो बिहार का काफ़ी अच्छा स्थान है, करीब 28% कलेक्शन वहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा है। और छोटे राज्य हमेशा से अच्छा करते हैं। लद्दाख में 273% कलेक्शन, 277% कलेक्शन ज़्यादा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है जी। और आज से RBI की भी बात करें तो आज से RBI ने रिटेल यूजर्स के लिए डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अभी से 4 शहरों में चुनिंदा ग्राहकों के साथ ट्राई इसे किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कागज के नोटों का विकल्प बनेगी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित इसमें होगा। क्या होता है ई रुपया और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ये बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय।
रिजर्व बैंक ने जिस डिजिटल रुपया की शुरुआत की है उससे रुपये के लेन देन की पूरी दुनिया बदलने वाली है। ये आखिर डिजिटल रुपया है क्या? डिजिटल रुपया, जिसको हम ई रुपया भी कहते हैं, एक तरीके का डिजिटल टोकन है। ये डिजिटल टोकन जो है ये आपको कानूनी दर्जा वैसे ही प्राप्त है जैसे कि रुपया को कानूनी दर्जा प्राप्त होता है। और जितने डिनोमिनेशन के रुपये और सिक्के होते हैं, यानी 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, उतने ही डिनोमिनेशन के डिजिटल टोकन भी जारी किए जाएंगे। ये जो डिजिटल टोकन जारी किए जाएंगे वो बैंक इसको जारी करेगा, ये ई रुपया या डिजिटल रुपया कह लें। और इसके लिए एक डिजिटल वॉलेट होगा आपके मोबाइल में, उस डिजिटल वॉलेट में बैंक उसको ई रुपया ट्रांसफर कर देगा, जिसके जरिए आप उसका लेन देन कर सकेंगे। मोबाइल पर डिजिटल वॉलेट होना जरूरी होगा। एक और खास बात कि इस ई रुपया का लेन देन आप आपस में कर सकेंगे, यानी हम आप एक दूसरे को ई रुपया का ट्रांसफर कर सकते हैं। जरूरी है कि जिसके साथ लेन देन कर रहे हैं उनके पास भी वो खास वॉलेट हो। इतना ही नहीं, ग्राहक और दुकानदार के बीच भी इसका लेन देन हो सकेगा, यानी कोई आप सामान खरीदते हैं तो ग्राहक को आप ई रुपया दे सकते हैं या फिर डिजिटल टोकन दे सकते हैं। इसके लिए ग्राहक के पास तो मोबाइल का वॉलेट होना जरूरी है ही, मर्चेंट के पास यानी दुकानदार के पास QR कोड होना जरूरी है, जिसको आप स्कैन करके आप अपना डिजिटल रुपया उस ग्राहक से दुकानदार तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो है ई रुपया पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आपके अकाउंट में पैसा होता है तो उस पर कई बार ब्याज मिलता है, ई रुपया पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ये साफ कर दो। और ये जो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 बैंकों की पहचान की गई है जो इस डिजिटल रुपया को या टोकन रुपया को जारी करेंगे। लेकिन ये 8 बैंक कौन है बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये हो रहा है कि जो अभी डिजिटल वॉलेट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उससे कैसे अलग होगा। तो बता दूं कि अभी आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका नाता रिश्ता आपके अकाउंट से होता है, और जो डिजिटल रुपया होता है उसका आपके अकाउंट से कोई नाता रिश्ता नहीं होता है। अब पूछेंगे इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड जब होता है ना, तो आपके वॉलेट से तो पैसा निकाल ही लेता है, आपके अकाउंट तक पहुंच जाता है, वहां से लाखों रुपए निकाल के चला जाता है। लेकिन जो डिजिटल रुपया होगा, ऑनलाइन फ्रॉड तो पहला होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत अलग तरीके से बनाया गया है, और अगर फ्रॉड होता भी है सिर्फ आपके टोकन तक सीमित होगा, आपके अकाउंट तक वो नहीं पहुंच सकेगा। तो ये एक बड़ा फायदा है। वॉलेट या डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले पैसे के लिए बैंक जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उसके लिए डिजिटल रुपया के लिए रिजर्व बैंक खुद जिम्मेदार होता है, इसका ख्याल रखिएगा। अब अभी जो है, जैसा कि आपको बताया कि 8 बैंक की पहचान की गई है। शुरू में इन 4 बैंकों को दिया गया है कि आप टोकन रुपया जारी करिए, उसके बाद अगले चरण के लिए इन 4 बैंकों को जारी किया गया है कि वो ई रुपया जारी करें। अभी पूरे देश भर में लागू नहीं हो रहा है, शुरू में चुनिंदा शहरों में लागू हो रहा है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल है। अगले चरण में बाकी शहरों को शामिल किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, पटना और शिमला शामिल है। तो इन सारे शहरों में पायलट प्रोजेक्ट से जो फीडबैक आएगा, उसके बाद पूरे देश भर में ये डिजिटल रुपया सरकार लॉन्च करेगी और इससे पूरे लेन देन की दुनिया बदल जाएगी। और अब हवाई यात्रा में आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास होगा। आज से देश के 3 एयरपोर्ट दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी से डीजी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कैसे काम करेगा ये पूरा सिस्टम, बता रहे हैं रोहन सिंह। आज से आपका चेहरा ही होगा आपका बोर्डिंग पास। जी हाँ, डिजी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज से 3 एयरपोर्ट्स पे, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी। इन एयरपोर्ट से जब आप यात्रा करेंगे तो आपके पास एक विकल्प होगा कि सिर्फ अपने चेहरे के आधार पे अलग अलग चेक पॉइंट्स पे आपको अलग अलग तरह के पेपर या बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपके चेहरे की स्कैनिंग से आपको यात्रा किया जाएगा। दरअसल ये यात्रा काम कैसे करती है, तो आपके चेहरे के जो फीचर्स हैं उसको पहली बार आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 2 ऐप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, डिजी यात्रा ऐप और साथ ही डिजी लॉकर ऐप। डिजी यात्रा में आप पहली बार सेल्फी लेंगे, उसमें आपके फेशियल फीचर्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे आपको अपने डिजी लॉकर के आधार से लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट आते हैं तो जो एंट्री पॉइंट पे आपको इस तरह का एक स्कैनर दिखेगा जो आपके चेहरे को के जो फीचर्स आपने पहले से रिकॉर्ड करके रखे हैं वो इससे मैच करेगा और उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। तो 30 सेकंड में आपको एंट्री मिल जाएगी। इतना आसान होने जा रहा है और आपको जो लंबी लाइनें में लगना पड़ता था वो नहीं लगना पड़ेगा। फिलहाल 3 एयरपोर्ट पर शुरुआत की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में मार्च 2023 से 4 और एयरपोर्ट्स हैदराबाद, विजयवाड़ा, पुणे और कोलकाता में भी इसकी शुरुआत की जाने वाली है। और जो सरकार की जो योजना है वो ये है कि धीरे धीरे देश के सभी एयरपोर्ट्स पे इसको लागू किया जाए। एक और बात, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो किसी सेंट्रल सर्वर में नहीं रखी जाएगी बल्कि आपके स्मार्टफोन पे ही ये लागू की जाएगी और इससे बहुत सुगमता के साथ आपकी जो है यात्रा हो सकेगी। एक और चीज़ है कि शुरुआत में चूंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो आपको एयरपोर्ट पे थोड़ा पहले आना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो है 1.5 घंटे पहले का फिलहाल अभी टाइम दिया गया है, लेकिन उसके बाद
धीरे जैसे ये स्ट्रीमलाइन होती जाती है तो आपका समय और ज़्यादा बचने जा रहा है। कम से कम आपको किसी तरह की पेपर बोर्डिंग या किसी तरह का स्कैनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके चेहरे से ही आपका सारा काम हो जाएगा। आप बोर्डिंग तक कर सकते हैं, आप फ्लाइट में बैठ सकते हैं। तो ये तैयारी की जा रही है और आने वाले दिनों में सरकार की जो योजना है कि देश के हर एयरपोर्ट पे डीजी यात्रा से यात्रा हो सकेगी। कैमरामैन बलबीर के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। और सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डीजी यात्रा में लिया गया डेटा लोगों के मोबाइल में ही सुरक्षित रहेगा। अभी मैनुअल सिस्टम भी जारी रहेगा, लेकिन सुविधाजनक होने के चलते सभी लोग डीजी यात्रा को अपनाएंगे। एक तरीके से एक क्रांति पूरे विश्व में आई है महामारी की वजह से, जहां लोग आजकल अपने मोबाइल फोन्स पे टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा विश्वास भी करने लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आज भी हमने देखा कि जैसे जैसे लोग कतार में खड़े होकर निकल रहे थे डीजी यात्रा से, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि एक 2-2 सेकंड की बात है जहां हम लोगों को 8, 9, 10 सेकंड इंतज़ार करना पड़ता था। प्रोसेस कार्ड, पहला बोर्डिंग पास दिखाओ, फिर आधार कार्ड दिखाओ, फिर वो कंप्यूटर में लॉग हो, ये तो फट करके दरवाजे खुल जाते हैं फोटोग्राफ लेकर। और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी स्वरा भास्कर, भड़की बीजेपी, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत आज से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके कहा कि वैश्विक हितों को आगे बढ़ाने के लिए G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत सामूहिक महत्वाकांक्षा और लक्ष्य के लिए एक निर्णायक एजेंडा पर तैयार है। पीएम मोदी ने अपने लेख में क्या कहा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, पीएम मोदी ने अपने लेख में क्या बातें कही हैं, जरा बताएं। इसमें अगर बात करें तो जो 1 साल के लिए मेजबानी करने का, अध्यक्षता करने का जो मौका भारत को मिला है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुद एक ट्वीट भी किया और एक ब्लॉग भी लिखा। ट्वीट में साफ तौर पर कहा है कि जो हमारे सामूहिक इंटरेस्ट होंगे, सामूहिक जो लक्ष्य होंगे, उसको प्राप्त करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और जो निर्णायक एजेंडा है उसको लेकर भारत काम करना शुरू कर चुका है। और ख़ास तौर से जो ब्लॉग में उन्होंने बात लिखी है उसमें कहा कि एक पृथ्वी एक परिवार जैसी बात कही है, जो वसुधैव कुटुंबकम भारत का जो पुराना एक तरह से कहें मोटो रहा है। तो इन तमाम तरीकों को लेकर प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी तरफ से बात कही है। और अगर देखें तो G20 के जो 1 साल के अंदर भारत के 55 जगहों पर करीब 200 से ज़्यादा बैठकें की जाएंगी और ख़ासतौर से देखें तो कश्मीर में भी कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हो सकती हैं। इसके लिए भी सरकार ने प्लान किया है। और देखें तो जो G20 इतना महत्वपूर्ण एक तरह से कहें फोरम है, इसमें जो दुनिया भर के करीब 75% जो कारोबार होते हैं वो इसमें शामिल हैं, दुनिया की 2/3 आबादी शामिल है। तो इस लिहाज से देखें तो G20 की मेज़बानी, अध्यक्षता मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज से ये आधिकारिक तौर पर जो अध्यक्षता भारत को मिल रही है उसको लेकर सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव तैयारी के तौर पर देखने को मिला। और जिस तरह से उन्होंने ब्लॉग लिखा, ट्वीट किया, वो एक काफ़ी कह सकते हैं कि सकारात्मक एक तरह से G20 को लेकर भारत की तरफ से कदम दिख रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो अभी मध्य प्रदेश में चल रही है। राहुल अभी उज्जैन के नजदीक झालरा में हैं और यात्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी पहुंची। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इसमें शामिल हुए। इधर यात्रा में स्वरा भास्कर के शामिल होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि इस यात्रा को राष्ट्र विरोधी लोगों का समर्थन मिला हुआ है। इस यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करने वाले भी शामिल हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 9 दिन तक चलने के बाद ये यात्रा कल सुबह आगर जिले में पहुंच जाएगी। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग
उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।